जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जोधपुर डिवीज़न का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 18 सितंबर 2023 को कंडक्ट हुआ था। तो इसमें मैथ का सेक्शन को स्किप कर देंगे, बाकी जीके और जो आप लोग का CNW पर्सन है उसी को ही हम लोग देखेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए, वीडियो को बढ़िया से देखें, लास्ट तक देखें, तब जाके बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं। जो कि मैथ सेक्शन है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसको बढ़िया से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कहीं पर भी डाउट होने से ज़रूर आप लोग कमेंट्स में लिखिए। जैसे कि पहला आप लोग का 25 क्वेश्चन तक मैथ सेक्शन था। इसके बाद चलिए जीके सेक्शन है, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि जैसे कि 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। इन व्हिच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश्ड? किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ था? तो इसका आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहीं पर सही आंसर हो जाएगा ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ था, यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि आप लोग का अक्टूबर 24 1945 को यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश हुआ था, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच इज द लार्जेस्ट माउंटेन इन इंडिया एमंग बिलो? दिए गए में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भारत में, इंडिया में हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ऑप्शन ए के साथ चलिए, सभी को ही पता है। व्हिच सिटी इन इंडिया रिसेंटली होस्टेड द G20 समिट? कौन सा शहर हाल ही में भारत में G20 सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो यहीं पर आप लोग का जो मेजबानी किया था, इंडिया मेजबानी किया था G20 सम्मेलन का, जो कि ये आप लोग का जो आप लोग का हुआ था सम्मेलन न्यू दिल्ली में। ये आप लोग का भारत मंडपम, भारत मंडपम में हुआ था। ये 9 से 10 सितंबर 9 से 10 सितंबर 2023 को ये आप लोग का कंडक्ट हुआ था, जो कि आप लोग का 18वां G20 समिट था, 18वां G20 सम्मेलन था, भारत मंडपम में हुआ था न्यू दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच में। What is the name of the initiative launched by the government of India to promote digital payment? भारत सरकार के द्वारा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये आप लोग का जो डिजिटल पेमेंट शुरू किया गया था, ये था आप लोग का भीम UPI था। ये आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग का यहीं पर भीम का भी आप लोग पूर्ण रूप जानना बहुत ही जरूरी है।
इसका भी फुल फॉर्म जानना जरूरी है। ये है आप लोग का भारत इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर भारत इंटरफेस फॉर मॉनी। तो यहीं पर आप लोग का जो भीम का आप लोग का पूर्ण रूप हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मॉनी हो जाएगा, जो कि आप लोग का जो भीम यूपीआई था, तो यूपीआई का भी आप लोग को पूर्ण रूप देख लीजिए। ये आप लोग का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये है आप लोग का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आप लोग का भीम यूपीआई को आप लोग का इंडिया में डिजिटल पेमेंट के रूप से, डिजिटल पेमेंट के तौर पर ये शुरू किया गया है। तो इसमें आप लोग जो भी आप लोग मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं भीम यूपीआई के माध्यम से। यही आप लोग का डिजिटल पेमेंट प्रोमोट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हुई स्टेट इन इंडिया रिसेंटली डिक्लेयर द जेनेटिक डॉल्फिन एज इट्स स्टेट एक्वाटिक एनिमल। कौन सा राज्य हाल ही में गंगा डेल्फिन को अपने राज्य जलचर प्राणी के रूप में घोषित कर दिया है? तो यहीं पर आप लोग का जो गंगेटिक डॉल्फिन है, इसको जो डिक्लेयर किया गया है, जो स्टेट, इसको आप लोग का राज्य का आप लोग का जलचर प्राणी, राज्य जलचर प्राणी के रूप में उसको घोषित किया है। ये है आप लोग का यूपी है। तो आप लोग का यूपी के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम इसको डिक्लेयर किए थे। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, यही डिक्लेयर किए थे आप लोग का गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलचर प्राणी के रूप से। जो आप लोग का गंगेटिक डॉल्फिन, इसको डिक्लेयर किए थे स्टेट एक्वाटिक एनिमल, या आप लोग का राज्य जलचर प्राणी के रूप में इसको डिक्लेयर किए थे यूपी के लिए। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आप लोग का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, मुख्य न्यायाधीश जो हैं भारत के, ये आप लोग का D.Y. चंद्रचूड़ जी हैं। D.Y. जो चंद्रचूड़ हैं, यही आप लोग का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हैं। ये हैं आप लोग का CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश हैं D.Y. चंद्रचूड़। जो कि आप लोग का इनका पूरा नाम धनंजय वाय चंद्रचूड़, धनंजय वाय चंद्रचूड़। व्हिच इज नॉट ए यूनिट ऑफ इंडियन रेलवे। यहीं पर देखिए क्वेश्चन है कि आप लोग का 4 ऑप्शन में कौन सा इंडियन रेलवे का आप लोग का पार्ट नहीं है, यूनिट नहीं है। तो यहीं पर देखिए ICF चेन्नई पेरम्बूर, जो कि आप लोग का तमिलनाडु में है। ICF ये रेलवे का यूनिट है। उसके बाद RCF, ये भी रेलवे का यूनिट है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। इसी हिसाब से आप लोग का MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली UP, ये भी आप लोग का रेल का यूनिट है। लेकिन आप लोग का जो DRDO है, ये रेल का यूनिट नहीं है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ रिलेटेड है। ये आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का
आईसीएफ, आरसीएफ, एमसीएफ ये रेलवे का यूनिट हो जाएगा, लेकिन डीआरडीओ होगा नहीं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द बैटल ऑफ पलासी टूक प्लेस इन व्हिच ईयर? यहीं पर देखिए पलासी युद्ध, पलासी की लड़ाई किस पर हुई थी, यहीं पर क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का जो पलासी युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये आप लोग का 1757 में हुआ था। 23 जून 23 जून 1757 में पलासी युद्ध हुआ था, जो कि आप लोग का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराज उद्दौला के बीच में हुआ था। सिराज उद्दौला ये युद्ध जो हुआ था आप लोग का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका कि लीडिंग कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और आप लोग का बंगाल के नवाब, बंगाल नवाब सिराज उद्दौला, इन्हीं के बीच में ये आप लोग का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें कि आप लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजेता हुआ था। ये भी याद रखिए। मौर्य डायनेस्टी एम्परर अशोक स्प्रेड व्हिच रिलीजन? मौर्य डायनेस्टी एम्परर अशोक स्प्रेड व्हिच रिलीजन? मौर्य वंश के सम्राट अशोक किस धर्म का प्रचार प्रसार किए थे? ये आप लोग का बुद्ध धर्म या बुद्धिज्म का प्रसार किए थे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन इंडियन हिस्ट्री व्हाट आर द वेरियस नेम बाय व्हिच अलेक्जेंडर इज नोन? भारतीय इतिहास में सिकंदर को कौन कौन से नामों से जाना जाता था? तो अलेक्जेंडर, इनका आगे आप लोग का दी ग्रेट लगता है, याद रखिए ये महान लगता है। अलेक्जेंडर जो नेम है इसका आगे आप लोग का दी ग्रेट लगता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि सम्राट अशोक दी ग्रेट, सम्राट अकबर दी ग्रेट, इसी हिसाब से अलेक्जेंडर के नाम के आगे आप लोग का दी ग्रेट लगता है, याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज मेनली कंसेंट्रेट विथ व्हिच मॉडर्न डे कंट्रीज? सिंधु सभ्यता मुख्यतः किस समकालीन देशों में समृद्ध थी? तो ये आप लोग का इंडिया, पाकिस्तान। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन व्हिच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये आप लोग का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो कि आप लोग का 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। इन इंडियन हिस्ट्री कृष्णा देव राय वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच डायनेस्टी? यहीं पर देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास में कृष्णा देव राय का किस वंश के साथ संबंध था? तो यह आप लोग का डायनेस्टी था, जो वंश था, कौन राजवंश के साथ आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है कि क्वेश्चन है कौन राजवंश के साथ ये आप लोग का रिलेटेड था, एसोसिएटेड था, ये संबंध था। तो ये आप लोग का हो जाएगा, ये आप लोग का जो सम्राट थे, ये जो वंश था आप लोग का तुलुभा वंश था।
TULU तुलुभा, TULUV है तुलुभा डायनेस्टी, यह आप लोग का तुलुभा राजवंश, जो कि साम्राज्य उस टाइम था विजयनगर था, इनका साम्राज्य जो था विजयनगर। कृष्ण देवराय जो थे तुलुवा डायनेस्टी से रिलेटेड थे, इनका साम्राज्य जो राज्य था, जो एम्पायर था, ये विजयनगर था। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेमी हाई स्पीड ट्रेन इंट्रोड्यूस बाय इंडियन रेलवे बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद? आप लोग का मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो सेमी हाई स्पीड आप लोग का ट्रेन शुरू किया गया था, उसका नाम था ट्रेन 18 या वंदे भारत। तो जो आप लोग का ऑप्शन देखिए यहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो आप लोग का मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो वंदे भारत ये ट्रेन शुरू हुआ था, ये भी जानना आप लोग का जरूरी है, जो कि आप लोग का थर्ड वंदे भारत था। आप लोग का थर्ड वंदे भारत मुंबई और अहमदाबाद के बीच में शुरू हुआ था। तो इसका डेट भी थोड़ा आप लोग याद रख लीजिए। ये आप लोग का जो थर्ड वंदे भारत ये शुरू हुआ था 30 सितंबर 2022 को। ये तीसरा वंदे भारत था। Which year did the first train run in India? भारत में पहली ट्रेन कब चली? ये देखिए 1853। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बढ़िया से इसको याद रखना पड़ेगा, गलती मत कीजिए। जो कि आप लोग का पहला आप लोग का जो ट्रेन आप लोग का चली थी, तो ये आप लोग का 16 अप्रैल 1853 को, जो कि आप लोग का बोरी बंदर जो कि बॉम्बे से थाने के बीच में, जो कि मुंबई अभी बोल रहे हैं, बॉम्बे बोल रहे हैं, बोरी बंदर से थाने के बीच में इसका जो डिस्टेंस था 34 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। तो इसमें आप लोग का 3 लोकोमोटिव यूज हुआ था, ये भी क्वेश्चन में आता है। तो जो 3 इंजन यूज हुआ था, इसका नाम था आप लोग का साहिब, सुल्तान और सिंध। यही 3 लोकोमोटिव इसमें यूज हुआ था। तो ये भी याद रखिए, जो कि आप लोग का फर्स्ट ट्रेन इंडिया में फर्स्ट ट्रेन सेवा शुरू हुआ था कोचिंग ट्रेन। तो ये आप लोग का 16 अप्रैल 1853 को, जो कि आप लोग का बोरी बंदर से थाने के बीच में 34 किलोमीटर का सफर था, जिसमें 3 इंजन यूज हुआ था, साहिब, सुल्तान और सिंध। व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वेस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया? वेस्टर्न रेलवे का यहीं पर आप लोग का मुख्यालय पूछ रहा है, हेडक्वार्टर पूछ रहा है। भारत में पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछ रहा है, हेडक्वार्टर पूछ रहा है, जो कि आप लोग का चर्च गेट मुंबई है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये आप लोग का चर्च गेट मुंबई है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेलवे इन इंडिया? भारत में सबसे पुरानी पहाड़ी रेलवे कौन सी है? तो आप लोग का ओल्डेस्ट माउंटेन रेलवे जो है, ये आप लोग का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है। ऑप्शन बी के साथ चलिए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो ये आप लोग का जो सेवा शुरू हुआ था पहाड़ी रेलवे सेवा, ये 1881 को शुरू हुआ था, 1881 को शुरू हुआ था, जो कि आप लोग का न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच में, न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच में 88 किलोमीटर्स का सफ़र था। और इसमें आप लोग का नैरो गेज में ये चलता है, जिसका कि आप लोग का डायमेंशन है 610 mm वाला नैरो गेज है। What is the name of the luxury tourist train operated by India
railways that covers various destination in Rajasthan. What is the name of the luxurious tourist train operated by Indian Railway that covers various destination in Rajasthan? भारतीय रेलवे द्वारा संचालित वह शानदार पर्यटन ट्रेन का नाम क्या है जो राजस्थान के विभिन्न स्थलों का कवर करता है? तो ये आप लोग का महाराजा एक्सप्रेस है। इंडिया का सबसे कॉस्टलीस्ट आप लोग का महंगा वाला जो ट्रेन सफ़र है महाराजा एक्सप्रेस, बहुत ही शानदार फैसिलिटी रहता है। तो आप लोग का ऑप्शन ये देखिए बी के साथ चलिए, महाराजा एक्सप्रेस। तो महाराजा एक्सप्रेस आप लोग का यहीं पर सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसको कि IRCTC के माध्यम से चलाया जाता है, IRCTC, जो कि इसका सेवा महाराजा एक्सप्रेस का सेवा शुरू हुआ था मार्च 2010 को। ये महाराजा एक्सप्रेस शुरू हुआ था, जिसको कि संचालन कर रही है IRCTC। इन व्हिच ईयर वाज द इंडियन रेलवे एस्टैब्लिश्ड? भारतीय रेलवे किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए के साथ चलिए 1853। हाउ मेनी कंटिन्यूस डेज LAP कैन बी ग्रांटेड बाय सीनियर सुपरवाइजर टू नॉन सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ अंडर हिम? रेलवे में अवकाश नियम के अनुसार वरिष्ठ पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ नॉन सेफ्टी कर्मचारी को लगातार कितने दिवस तक की कैलेंडर LAP स्वीकृत कर सकता है? तो यहीं पर देखिए जो LAP सैंक्शन करते हैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ के लिए, जो कि आप लोग का कंटिन्यूस LAP ग्रांट करेंगे, ये कितना होगा? ये 15 दिन के लिए, जो कि आप लोग का सीनियर सुपरवाइजर करेंगे। अंडर द हाफ पे लीव LHAP रूल इन इंडिया रेलवे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज सैलरी इज पेड ड्यूरिंग द लीव पीरियड? भारतीय रेलवे के अधीन अर्ध वेतन अवकाश LHAP के नियम के अनुसार अवकाश के दौरान कर्मचारी को उसको वेतन का कौन सा भाग मिलता है? तो यही आप लोग का LHAP जो लीव लेते हैं, तो यहीं पर आप लोग का जो पेमेंट मिलेगा, जो आप लोग का वेतन मिलेगा, कितना भाग मिलेगा, ये आप लोग का LHAP के लिए 1/2 हो जाएगा, आधा आप लोग का वेतन मिलेगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन केस ऑफ चाइल्ड केयर लीव इन इंडिया रेलवेज, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन डेज फॉर व्हिच फीमेल एम्प्लॉय कैन अवेल दिस लीव? तो महिला कर्मचारियों के लिए जो आप लोग का चाइल्ड केयर लीव होता है, CCL होता है, ये मैक्सिमम 730 डेज है। तो ये आप लोग का पर ईयर ये 3 बार ले सकते हैं, 3 टाइम्स, और मिनिमम आप लोग को 5 डेज लेना पड़ेगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव SCL इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में विशेष कैजुअल अवकाश का उद्देश्य क्या होता है? ये आप लोग का ऑफिशियल ड्यूटी के लिए स्पेशल लीव दिया जाता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट टाइप ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू ए फीमेल एम्प्लॉय इन इंडिया रेलवे फॉर द केयर ऑफ हर न्यू बॉर्न चाइल्ड ओनली? भारतीय रेलवे में एक महिला कर्मचारी को केवल अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए कौन सा अवकाश प्रदान किया जाता है? तो ये आप लोग का मैटरनिटी लीव होता है, मैटरनिटी लीव, ML मैटरनिटी लीव। तो ये आप लोग का मैटरनिटी लीव दिया जाता है, जो कि 180 दिन 180 डेज या 6 मंथ, या इसको बोल सकते हैं 26 वीक्स, जो जिसका कि शुरुआत हुआ था मैटरनिटी लीव का 1 सितंबर 2008 को। In case of railway servant being charge sheet SF11, what is time limit in days for finalizing the penalty? अगर एक रेलवे कर्मचारी को SF11 चार्ज शीट दिया जाता है तो उस मामले को पेनल्टी को लगाने के दिवस की समय सीमा क्या है?
तो यहीं पर आप लोग का एक रेल कर्मचारी को SF-11 चार्जशीट दाखिल करने के मामले में पेनल्टी लगाने के दिवस का समय सीमा क्या होता है। तो ये आप लोग का जो फाइनलाइजिंग पेनल्टी किया जाता है कि आप लोग का अगर कोई रेलवे सर्वेंट को SF-11 दिया जाता है तो टाइम लिमिट जो फाइनलाइजिंग किया जाता है पेनल्टी का, इसका टाइमिंग क्या होता है, ये 30 डेज का होता है, 30 दिन का होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन केस ऑफ ए माइनर मिसकंडक्ट व्हाट इज द यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन एज पर द डिसिप्लिनरी रूल्स। तो आप लोग का माइनर पेनल्टी के लिए, छोटी शास्ति के लिए यहीं पर पूछ रहा है कि जो डिसिप्लिनरी रूल्स लिया जाएगा, व्हाट इज द यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन एज पर डिसिप्लिनरी रूल्स। तो यहीं पर देखेंगे जो ऑप्शन में कि आप लोग का माइनर पेनल्टी क्या है, माइनर आप लोग का मिसकंडक्ट क्या है। ये देखिए आप लोग का कंपलसरी रिटायरमेंट ये होगा नहीं, ये आप लोग का मेजर पेनल्टी हो जाएगा। उसी हिसाब से डिसमिसल ये भी मेजर पेनल्टी हो जाएगा, रिमूवल ये भी मेजर पेनल्टी हो जाएगा। लेकिन विदहोल्डिंग ऑफ पास को रोकना जो होता है ये माइनर मिसकंडक्ट है या माइनर पेनल्टी है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ओवर टाइम दैट ए वर्कर कैन बी आस्क्ड टू वर्क इन ए वीक। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार सप्ताह में कितने अधिशेष काम करने के लिए किसी कार्मिक से पूछा जा सकता है। तो यहीं पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ओवर टाइम, मैक्सिमम ओवर टाइम आप लोग पर वीक, एक वीक में कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 12 घंटा कर सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। अंडर लेबर लॉज व्हाट इज द लीगल मिनिमम एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस। श्रम कानून के तहत खतरनाक व्यापारों में रोजगार के लिए कानूनी न्यूनतम आयु क्या है। जो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जो भी आप लोग का वर्कर काम करेंगे तो मिनिमम आयु कितना होना चाहिए, जो कि आप लोग का जो हैजार्डस ऑक्यूपेशन रहता है, जो कि आप लोग का खतरनाक आप लोग का रहता है, वही जगह में आप लोग को काम करना है। तो इसके लिए मिनिमम जो आयु रहेगा मिनिमम 18 साल होना अनिवार्य है। इन व्हिच ईयर डिड द फैक्ट्री एक्ट कम इनटू फोर्स। फैक्ट्री एक्ट किस पर प्रभाव में आया था, किस पर लागू हुआ था, प्रभाव में आ गया था। तो ये आप लोग का 1949 में। जैसे कि आप लोग का ये जो बिल पास हुआ था, फैक्ट्री एक्ट बिल पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये बिल जो पारित हुआ था ये 28 अगस्त 1948 को ये बिल पारित हुआ था। तो 1948 को आप लोग का फैक्ट्री एक्ट शुरू हो गया था, लेकिन ये प्रभाव में आया था। ये प्रभाव में कब आया था, केम इनटू फोर्स ये कब प्रभाव में आ गया था। तो ये आया था आप लोग का 1 अप्रैल 1949 को ये प्रभाव में आ गया था, केम इनटू फोर्स प्रभाव में आ गया था। तो फैक्ट्री एक्ट शुरू हुआ था 1948 में, लेकिन ये प्रभाव में आया 1 अप्रैल 1949 को, 1949 को। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन ये आप लोग का प्रभावी हुआ था 1949 से, फैक्ट्री एक्ट 1948। अंडर द फैक्ट्री एक्ट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर ए वर्क प्लेस टू बी कंसिडर ए फैक्ट्री। फैक्ट्री एक्ट के तहत किसे कारखाना माना जाना चाहिए, माना जाएगा, जिसमें कि आप लोग का न्यूनतम कितने कर्मचारी के आवश्यकता रहेगा। तो मिनिमम कितना कर्मचारी होने से एक आप लोग का जो फैक्ट्री को कारखाना के रूप से माना जाएगा, वर्क प्लेस को कारखाना के रूप से माना जाएगा। 20 या 20 से अगर ज़्यादा यहीं पर अगर आदमी काम करेंगे, एम्प्लॉय काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे, तो वही वर्क प्लेस को फैक्ट्री के रूप में माना जाएगा एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए ऑफिस इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में
ई ऑफिस को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई ऑफिस इन इंडिया रेलवे? इंडिया रेलवे में जो ई ऑफिस का सेवा आप लोग का शुरू हुआ है, तो ये क्या चीज़ के लिए शुरू हुआ है? तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए, टू प्रमोट द डिजिटलाइजेशन एंड रिड्यूस पेपर यूजेस। तो यहीं पर जो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए वह अथवा कागजी कार्य कम करने हेतु जो पेपरलेस हम लोग का वर्क बोल के बोला जा रहा है, पेपर यूज नहीं करेंगे, इसीलिए ही आप लोग का ई ऑफिस यूज किया जा रहा है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप कुछ सब कुछ काम कीजिए इंटरनेट के माध्यम से। तो इसके लिए आप लोग का ई ऑफिस इंडियन रेलवे में शुरू कर दिया गया है। तो इसमें आप लोग का डिजिटलाइजेशन को ये प्रमोट कर रहा है और आप लोग का पेपर यूजेस को घटा रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? एसआई यूनिट देखिए, वर्क जो होता है कार्य का, एसआई यूनिट जो होता है ये क्या होता है? एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल वाला यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट वर्क का ये होता है आप लोग का जूल होता है। उसी हिसाब से सीजीएस यूनिट क्या होगा आप लोग का? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसका यूनिट क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। ये हो जाएगा आप लोग का ऑर्ग हो जाएगा, ERG ऑर्ग। आप लोग का वर्क के लिए, कार्य के लिए एसआई यूनिट जैसे जूल होता है, ऐसे सीजीएस में आप लोग का अर्क हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ, यहीं पर देखिए काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन बोला जाता है। तो ये आप लोग का किसके साथ संबंधित है? ये है आप लोग का मोशन के साथ काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोग का जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला भी आप लोग याद रख लीजिए, हाफ mv² होता है। हाफ mv², m फॉर आप लोग का मास हो जाता है और आप लोग का v फॉर वेलोसिटी या संवेग। व्हाट इज द फार्मूला फॉर पावर? पावर का फार्मूला क्या है? शक्ति का, यहीं पर पूछ रहे हैं पावर का जो फार्मूला होता है। यहीं पर ऑप्शन देखिए, पावर का जो फार्मूला होता है वर्क बाय टाइम होता है। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए, यहीं पर P = W/T हो जाएगा। तो आप लोग का पावर का जो शक्ति का यूनिट होगा वर्क बाय टाइम, कार्य बाय समय हो जाएगा, जिसमें कि आप लोग का इसका भी आप लोग यूनिट जो रहता है इसका वाट, पावर का यूनिट वाट, किलोवाट, हॉर्स पावर, HP जिसको बोलते हैं, यही सब आप लोग का पावर का यूनिट होता है। तो देखिए यहीं पर आप लोग का पावर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एक इक्विपमेंट रिक्वायर्स 100 जूल टू वर्क इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर? यहीं पर पूछ रहा है एक इक्विपमेंट आप लोग का रिक्वायर कर रहा है 100 जूल आप लोग का वर्क 10 सेकंड में, तो इसका पावर कितना होगा? एक उपकरण को काम करने के लिए 100 जूल की आवश्यकता है और यह 10 सेकंड में काम करता है, तो उपकरण का शक्ति क्या है? इसका आप लोग का पावर क्या है? तो जैसे कि पावर जिसका कि फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम, तो यहीं पर वर्क दे दिया आप लोग का 100 जूल दे दिया है और समय दे दिया है 10 सेकंड, तो डिवाइड कर देने से आप लोग को 10 वाट मिल जाएगा। तो यही होगा आप लोग का पावर हो जाएगा 10 वाट। ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। हेड ऑफ द मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे इज नोन एज, यहीं पर देखिए मैकेनिकल आप लोग का डिपार्टमेंट के लिए जोनल में जो हेड होंगे वो PCME हो जाएंगे, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हो जाएंगे। आप लोग का जो जोनल रेलवे में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड हो जाएंगे। यूनिट ऑफ हीट इज मेजर्ड इन, आप लोग का हीट का यूनिट क्या होता है? यहीं पर देखिए ऑप्शन में चलिए, तो आप लोग का हीट का यूनिट जो हो जाएगा जूल हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का SI यूनिट आप लोग का हीट के लिए जो SI यूनिट हो जाएगा ये जूल हो जाएगा, और आप लोग का जो CGS यूनिट होगा ये क्या हो जाएगा? CGS यूनिट जो होगा कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी। ये आप लोग का दोनों
हीट का यूनिट है, एक एसआई यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट है हीट के लिए। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय। न्यूटन के गति के प्रथम नियम जो बोलता है, ये देखिए क्या बोलता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार किसके न लगने तक एक स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी, वह एक गतिशील वस्तु गतिशील रहेगी। तो ये हो जाएगा फोर्स हो जाएगा। जबकि कोई आप लोग का फोर्स कोई वस्तु में आप लोग का एक्ट नहीं हो रहा है, ये आप लोग का कोई वस्तु पर नहीं लग रहा है, तो उस टाइम तक आप लोग का जो स्थिर वस्तु स्थिर में रहेगा और गतिशील वस्तु गतिशील में रहेगा। तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए आप लोग को फोर्स चाहिए, तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। फुल फॉर्म ऑफ CWM का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्कशॉप के लिए ये होते हैं, वर्कशॉप रिलेटेड है, चीफ वर्कशॉप मैनेजर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच का मैक्सिमम स्पीड 160 kmph, जिसको कि अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड ये हो सकता है 200 kmph तक। पीओच ऑफ ICF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ, पीओच आप लोग करेंगे पीरियोडिकल ओवरऑलिंग करेंगे ICF कोच के लिए। तो यहीं पर आप लोग का जो पीओच होगा न्यू आप लोग का न्यू बिल्ड के लिए आप लोग का कितना होगा? ये हो जाएगा न्यू बिल्ड के लिए आप लोग का 24 मंथ हो जाएगा। और नॉर्मल जो पीओच होगा सब्सिक्वेंट पीओच बोला जाता है, जो कि आप लोग का सब्सिक्वेंट पीओच होगा, या जिसको कि नॉर्मल पीओच बोलेंगे, ये कितना होगा? ये 18 मंथ में होगा। ये आप लोग का ICF कोच के लिए। इसी हिसाब से आप लोग का ROH रूटीन ओवरऑलिंग, या जिसको कि आप लोग का कोचिंग का केस में इसको IOH बोल के बोलते हैं, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग बोलते हैं। तो ये आप लोग का जो IOH होगा, ये ICF कोच के लिए जो IOH होगा इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग होगा, ये नया बिल्ड आप लोग का कोच के लिए 12 मंथ हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद जो आप लोग का IOH होगा सब्सिक्वेंट जो IOH होगा, ये हो जाएगा 9 मंथ हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिए। DCP टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश। ये देखिए DCP टाइप का आप लोग का फायर जो अग्निशामक, ये क्या चीज़ के लिए होता है? ये आप लोग का सभी प्रकार का फायर को बुझा सकता है। तो यहीं पर आप लोग का इलेक्ट्रिक, डीजल, पेट्रोल सभी प्रकार को बुझाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का जो अग्निशामक होता है सभी प्रकार का आग को बुझाने के लिए समर्थ होता है। देयर आर डेज नंबर ऑफ लेबोरेटरी इन LHB कोचेस। ये पुराना ट्रेंड्स के क्वेश्चन के अनुसार ये इसका आंसर 3 लिया जाता था। क्यों बोलने से पहले आप लोग का LHB कोच में 3 ही लेबोरेटरी रहता था, लेकिन अभी लेटेस्ट आप लोग का क्वेश्चन के अनुसार ये 4 हो जाएगा। एक्सेल इज चेक्ड बाय, एक्सेल को जो चेक करेंगे, एक्सेल का इंटरनल क्रैक चेक करने के लिए UST हम लोग टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ब्रेक पाइप प्रेशर इज डेज kg पर सेंटीमीटर। ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी हिसाब से FP का प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हील गेज द डिस्टेंस बिटवीन 2 व्हील्स। तो यहीं पर आप लोग का द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंजेस ऑफ 2 व्हील्स इन 1 एक्सेल, ये होता है आप लोग का व्हील गेज होता है। तो व्हील गेज आप लोग का यहीं पर ऑप्शन में देखिए, जो कि आप लोग का ICF कोच और गुड्स के लिए ये आप लोग का 1600 + 2 - 1 mm, ये इसका रेंज है। इसी हिसाब से LHB के लिए, LHB कोच के लिए 1600 ± 1 mm, ये दोनों डाटा आप लोग याद रखिए। तो ऑप्शन में चलिए, आप लोग का यहीं पर व्हील गेज पूछ रहा है,
तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए 1600 + 2 - 1 mm। लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन कोच इज डेसिमम। कोच में आप लोग का फ्लैट टायर का लिमिट पूछ रहा है जो कि 50 mm होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए आप लोग का लोकोमोटिव्स। और कोच के लिए जो फ्लैट टायर का सीमा है ये 50 mm है। और आप लोग का वागन के लिए, गुड्स के लिए ये आप लोग का 60 mm है। द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व। पायलट नाम का दूसरा नाम PSD है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये देखिए आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है जिसमें कि स्पेसिफिकेशन दे दिया है। ये सेकंड क्लास होगा। सेकंड क्लास का आप लोग का कोड हो गया G हो गया। और इसमें आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर देखिए जो आप लोग का सेकंड क्लास दे दिया है और इसके बाद आप लोग का सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दे दिया है। यहीं पर आप लोग का सेकंड क्लास भी है और सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो कि आप लोग का GS हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए GS ऑप्शन बी पर है। व्हिच पार्ट इज नॉट यूज इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में कौन सा पार्ट्स यहीं पर देखिए यूज नहीं होता है। तो यहीं पर आप लोग का डैशबोर्ड यूज होता है, साइड बियरर यूज होता है, शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है, लेकिन ड्रैग लिंक ये यूज होता नहीं। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड लेडीज कंपार्टमेंट। यहीं पर देखिए आप लोग का वेस्टिबुल दे दिया है। उसके बाद आप लोग का 3 टायर स्लीपर कोच दे दिया है, CN हो गया। उसके बाद पूछा है कि सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेकंड क्लास सेल्फ जनरेटिंग इक्विपमेंट, ये देखिए GS हो गया। वह जो हो गया ये लेडीज़ के लिए है, इसमें लेडीज़ आप लोग का कंपार्टमेंट रहेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का WGS-CN वह हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। तो कोच में जो लोड ट्रांसमिशन, ये आप लोग का लोड ट्रांसमिशन होगा कोच के लिए साइड बियरर में, और आप लोग का वागन के लिए सेंटर पिवट में। वागन का जो बॉडी वेट ट्रांसफर होता है ये सेंटर पिवट के माध्यम से। स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपेंसेटिंग रिंग। कंपेंसेटिंग रिंग का स्टैंडर्ड थिकनेस पूछ रहा है जो कि 6 mm होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी जो सब क्वेश्चन आप लोग का बैलेंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। कहीं पर भी आप लोग का गलती है तो कमेंट्स कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक्स कीजिए। इसको फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, और आप लोग के पास भी कोई क्वेश्चन होने से ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।